नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद आ रही है हमारी लाइव क्लासेस चलने वाली है। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ में वीडियो बनाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, कहीं बिजी था इंसान दूसरे कामों में, इसलिए लेट वीडियो आ रही है। बाकी अगर आप कक्षा 10 में हैं और सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड कोई भी चीज़ें पढ़ना हो आपको, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक नंबर सब कुछ दे दिया जाएगा कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का NCERT का, है ना। कक्षा 10वीं के NCERT का हम पढ़ेंगे भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, संसाधन और विकास। क्या पढ़ेंगे बच्चों? संसाधन और विकास कक्षा 10 का पढ़ेंगे। किसका? भूगोल का, सामाजिक विज्ञान का, है ना। NCERT का रहेगा। इस वीडियो में संपूर्ण सोल्यूशन दे दिया जाएगा। आप वीडियो में को लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर आगे आप शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं। काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं आपसे। तो पहला है हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा संसाधन है। क्या है? पाठ का नाम क्या है? संसाधन है। कक्षा 10वीं का पढ़ेंगे, भूगोल का अध्याय 1 का पढ़ेंगे, है ना। तो संसाधन एवं विकास, हमारे अध्याय का नाम है संसाधन और विकास। क्या नाम है साथियों? संसाधन एवं विकास। तो जब संसाधन एवं विकास है तो हमको संसाधन क्या है तो जानना ज़्यादा जरूरी है ना। संसाधन क्या है? जब पाठ में है ही संसाधन, पाठ का नाम क्या दिया है हमारा? संसाधन और विकास। तो संसाधन क्या है, सबसे पहले इसको जानना अति आवश्यक है। तो संसाधन क्या है? तो संसाधन बेसिकली हमारी आवश्यकताओं की जिससे पूर्ति होती है वही संसाधन कहलाता है। तो संसाधन की परिभाषा होती है पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो पर्यावरण में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, है ना, तो वो क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती है। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी को तकनीक की मदद से कर रहे हैं, जैसे गैस है, पेट्रोलियम है ना, कच्चा तेल है, इसको ऑयल को निकाल के सब हम लोग इसका संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जैसे कच्चा तेल निकाले फिर इसको केरोसिन या पेट्रोलियम बनाए, इस तरीके से होता है ना। तो संसाधन क्या है? संसाधन पर्यावरण उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की जिससे पूर्ति होती है वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है ना। फिर संसाधन में संसाधन का विकास उसकी प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता पर है कि किस तरह से हम किस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, कितना संसाधन संभाव्य है, उसका कितना विकास है ना। इस तरीके से सब संसाधन कहलाता है ना। तो संसाधन समझ में आ गया आपको? आ गया? कमेंट में जरूर बताइए। फिर होता है संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन को का वर्गीकरण, है ना। माने संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। तो संसाधन को बेसिकली 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। क्या है साथियों? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या है? तो उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे उत्पत्ति के आधार पर हो गया, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फिर है समाप्यता के आधार पर। दूसरा क्या होता है हमारा? समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन है। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है हमारा, तो वो भी होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। क्या होता है? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों मतलब संसाधन कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो संसाधन को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 2 वर्गों में। तो पहला है हमारा जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है? इन संसाधनों की प्राप्ति कहाँ होती है? जीव मंडल में होती है। इसमें जीवन की प्राप्त होती है, यानी जीवन पाया जाता है। जैव संसाधन जो है तो इसमें जीवन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसकी
जो प्राप्ति होती है वो कहाँ होती है, जीव मंडल में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, पशु, ये सब चीज़ें किस में आता है, जैव संसाधन में। और जैव संसाधन किस में आता है साथियों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा ये संसाधन है इसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैव और अजैव। तो जैव संसाधन जो है, तो जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति कहाँ होती है, जीव मंडल में होती है। किस मंडल में होती है साथियों, जीव मंडल में होती है ना। इसमें जीवन पर्याप्त मात्रा में या जीवन व्याप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल में मनुष्य है ना, मनुष्य हो गए, जीव जंतु है ना, वनस्पति आदि। ठीक है साथियों, ये किस में आ रहे हैं, हमारे जैव संसाधन। फिर अजैव संसाधन होता है, तो वे संसाधन क्या कहलाते हैं, जिसमें निर्जीव वस्तुएं होती हैं, है ना। अजैव संसाधन में जीवन की व्याप्त नहीं होता है, जीवन नहीं व्याप्त होता है ना, तो क्या कहलाता है, अजैव संसाधन, या इसको निर्जीव संसाधन भी बोलते हैं। वे संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तुएं होती हैं, है ना। ये इसमें जितने भी चीज़ हो, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ये बोर्ड है हमारा ना, इस बोर्ड में भी जीवन नहीं पाया जाता, तो ये अजैव संसाधन कहलाता है। क्योंकि ये संसाधन किसी प्रकार से हम लिख रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा एक संसाधन हो गया पढ़ने के लिए। तो इसमें जीवन व्याप्त, जीवन है ना, जीवन व्याप्त नहीं होता है। ठीक है साथियों, जीवन व्याप्त नहीं होता है। जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं और इसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, तो क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है, कुछ भी ले लीजिए, पत्थर, चट्टान, इमारत, धातुएं, है ना, पत्थर, चट्टान, धातुएं आदि। तो ये किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं साथियों, जैव संसाधन। अजैव संसाधन समझ में आ गया। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा संसाधन क्या है। तो संसाधन पर्यावरण उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे क्या कहते हैं साथियों, पर्यावरण कहते हैं, वो संसाधन कहते हैं। मतलब संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी उसके संभाव्यत के आधार पर ही होता है ना। फिर होता है संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया, तो संसाधन का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। तो पहला होता है जैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया साथियों, 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, है ना। तो जैव संसाधन वे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त होता है और जीव मंडल में पाए जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, जीव जंतु आदि, है ना। फिर होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं, इसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पत्थर, धातुएं, चट्टान आदि, है ना। तो साथियों इतना समझ में आ गया आपको, है ना। तो अगर इतना समझ में आ गया होगा आपको, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, अपने अपने फ्रेंडों के पास शेयर करते रहिएगा। एक बात और कहनी है आपसे कि इसका नोट्स जो है, ये जो पढ़ा रहे हैं ना, इसका प्रॉपर नोट्स हम आपको वीडियो के माध्यम से, दूसरे वीडियो के माध्यम से दे दिए हैं। तो उस पर जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके पूरा एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, है ना। इसको हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगा आपको, उसमें जाइएगा, आपको पूरा वीडियो का नोट्स मिल जाएगा। नोट्स मतलब कि हम बिल्कुल उसको एक प्रॉपर पेज पे लिख के उसका क्या क्या है, संसाधन पार्ट 1 में क्या है, सब कुछ लिख के दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स दे दिए, है ना। तो उसको जरूर आप कवर करिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, है ना। क्या है संसाधन के क्या है, इसको बता दिया था हमने। संसाधन का वर्गीकरण का एक प्रकार बताया था, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। किसके आधार पर संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर। बेसिकली संसाधन को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है ना। कितने वर्गों में साथियों, 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। क्या होता है साथियों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है उसको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। कितने, 2, जैव और अजैव, है ना। तो जैव संसाधन जिसमें जो जीवन पाया जाता है, जो जीवमंडल में व्याप्त होते हैं, है ना, जो जीवमंडल में पाए जाते हैं, इसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, जीव जंतु आदि, है ना। और अजैव संसाधन वे संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं या निर्जीव होते हैं, जैसे पत्थर, है ना, और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, आप जो भी देखिए जो आपके संसाधन में आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जैसे चट्टान हो गया, पत्थर हो, एक ही इमारत हो गई, है ना, ये सब चीज़ें क्या है, अजैव संसाधन में आते हैं, ठीक। फिर होता है समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर जो संसाधन है, इसको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया साथियों,
इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत कर या पुनः उत्पन्न किया जाता है। तो मतलब ऐसा संसाधन जिसको हम एक बार से ज़्यादा उपयोग कर लें, है ना, क्या कहलाता है? नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाता है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत मतलब दोबारा उसको हम बना सकें तो या पुनः उसका उपयोग कर सकें तो क्या कहलाता है? नवीकरणीय योग्य संसाधन, है ना। जैसे हो जाता है हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा, है ना, जल, वन्य जीव, ये सब किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन, है ना। फिर होता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। दूसरा क्या है? देखिए, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम जिसको दोबारा नहीं कर सकते, ऐसे संसाधन का उपयोग जिसका हम एक बार से दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, तो वे किस प्रकार का संसाधन कहलाते हैं? किस प्रकार का संसाधन कहलाते हैं? अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। इस संसाधन का विकास एक लंबे भू अंतराल या वैज्ञानिक अंतराल के बाद होता है ना। मतलब इस संसाधन का निर्माण होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है थोड़ा सा बनने में, है ना। जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि, है ना। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन का एग्जाम्पल हो जाएगा खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि, है ना। तो ये किस प्रकार के संसाधन कहला रहे हैं साथियों? अनवीकरणीय योग्य संसाधन। माने वे ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते या दोबारा अपने उपयोग में नहीं ला सकते। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू अंतराल के बाद होता है। तो वे किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, है ना। फिर अगला है हमारा स्वामित्व के आधार पर संसाधन। क्या है साथियों? स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को बेसिकली 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है साथियों? यानी बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसको स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है ना। पहला है हमारा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है? हम व्यक्तिगत संसाधन किस में पढ़ रहे हैं? स्वामित्व के आधार पर, है ना। किस पे पढ़ रहे हैं? स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, है ना। डिवाइड किया गया कितने वर्गों में साथियों? 4 वर्गों में डिवाइड किया गया। पहला होता है हमारा व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन मतलब वे संसाधन जिसमें किसी निजी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है ना। वे संसाधन जिसमें किसी निजी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है क्या कहलाते हैं? वे ऐसे संसाधन किस में आते हैं? व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक तालाब है, प्राइवेट, आपका पर्सनल, तो उस पर एक समुदाय का तो हिस्सा रहेगा नहीं, सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष का रहेगा, या आपका रहेगा या आपके पूर्वज माने बब्बा पापा किसी एक का ही भूस्वामी होगा, है ना। तो ऐसे वे संसाधन जिनमें किसी निजी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है, किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, है ना। जैसे तालाब हो गया, व्यक्तिगत संसाधन में क्या हो जाएगा? तालाब ले लीजिए, है ना। बगीचा ले लीजिए, है ना। क्या ले लीजिए? बगीचा, भूखंड, चारागाह ले लीजिए। क्या? चारागाह। तो इस प्रकार के संसाधन किस में आते हैं? व्यक्तिगत संसाधन में। माने व्यक्तिगत संसाधन ऐसा संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का विशेष होता है, क्या कहलाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। व्यक्तिगत संसाधन का एग्जाम्पल क्या होता है साथियों? तालाब, बाग, बगीचा, चारागाह, भूखंड, ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया साथियों। फिर अगला है हमारा सामुदायिक संसाधन। क्या साथियों? सामुदायिक संसाधन, है ना। तो सामुदायिक संसाधन दूसरा देखिए यहाँ दिया है ना, दूसरा सामुदायिक संसाधन। तो ऐसे संसाधन या वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। कैसे समुदाय को होते हैं?
माने ऐसा संसाधन जिसका हम उपयोग एक समुदाय के लिए करते हैं, है ना, तो क्या कहलाते हैं? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया शमशान भूमि। शमशान भूमि क्या होता है? शमशान भूमि, है ना, शमशान भूमि हो गया, जैसे पार्क हो गया, ये सब खेल का मैदान हो गया, है ना, खेल मैदान, है ना। तो ये किस प्रकार के संसाधन है साथियों? सामुदायिक संसाधन। माने ऐसा संसाधन जिनका उपयोग एक समुदाय के सभी लोग कर रहे हैं, मतलब उस समुदाय के सभी लोग कर रहे हैं। तो शमशान घाट में ऐसा थोड़ी है कि हिंदू बस जलाए जाते हैं, तो मुस्लिम को दफन भी तो किया जाता है ना। तो उसमें सबका योगदान रहता है, तो उसमें बांट देते हैं कि ये इलाका आपका है, ये इलाका आपका है, आप वहाँ जाइए अपना कार्य करिए, है ना। तो शमशान घाट में सब व्यक्तियों के लिए एक समान रहता है। पार्क में सब कोई जा सकते हैं, है ना। खेल के मैदान में हर कोई खेल सकता है, जा सकता है, देखने जा सकता है। फिर है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। क्या है साथियों? राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन मतलब तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? ये रहा राष्ट्रीय संसाधन साथियों, है ना। इसलिए एक ग्राफ बना दिए हैं तो उसको पढ़ने में आसानी होगा, देखने में, समझने में भी। माने तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले वे ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं साथियों? हाँ, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। माने तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। एग्जाम्पल जैसे खनिज संसाधन। अगर देश में जो जमीन में गड़ा है वो सब क्या है? सरकार का हो जाएगा, सिवाय काला धन के अलावा, है ना। जैसे ब्लैक मनी अगर आप रख रहे हो ज़मीन में तो वो आप जानो, शराब रख रहे हो घर में तो वो आपकी कमी है ना। अगर आपके घर में ज़मीन के अंदर सोना मिल रहा है तो किसका हो जाएगा? सरकार का हो जाएगा। आपके घर के ज़मीन के नीचे कोयला मिल रहा है, किसका हो जाएगा? सरकार का हो जाएगा, है ना। जल संसाधन मिल रहा है, कोई भी संसाधन मिल रहा है तो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में उस क्षेत्र के राज्य यानी सरकार का क्या हो जाता है? स्वामित्व हो जाता है। तो सरकार जिस पे भी अधिकार करे तो वो किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। खनिज संसाधन जैसे होगा जल संसाधन, किसी भी नदी पर बांध बना के बिजली बना सकती है या पानी बेच सकती है अपने अनुसार, एक देश से दूसरे देश भी पानी बेचा जाता है। तो इस तरीके से संसाधन को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन। राजनीतिक सीमाएं जो होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश का अलग सीमा है, उत्तर प्रदेश का अलग है, फिर हिंदुस्तान का बॉर्डर एरिया अलग है, तो इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं साथियों? राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो इस समझ में आ गया। फिर है हमारा अगला अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब वे संसाधन जिनको या जिनकी सीमाएं क्या कहलाती है? एक नियंत्रित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उसको नियंत्रित करती हैं। वे संसाधन जिनको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती हैं। कहने का मतलब हमारे कि ऐसे संसाधन को जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती हैं। जैसे एक समुद्र है, जैसे मान लीजिए ये भारत है ना, हिंदुस्तान है, तो इसके यहाँ से यहाँ तक 200 मील तक, मान लीजिए ये 200 मील है, तो यहाँ तक की दूरी 200 मील समुद्री में, है ना, समुद्री मील की दूरी होती है। यहाँ तक सिर्फ भारत का अधिकार रहेगा समुद्री जल के, इसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसका अधिकार ले लेंगी। तो इसलिए माने 200 मील दूर तक इसका अधिकार रहता है, उस देश का रहता है जिस देश के पास समुद्र है। नहीं तो उसके आगे 200 मील के अलावा जो समुद्री क्षेत्र होते हैं जिस पे व्यापार किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, संस्थाएं उसको देखती हैं ना। तो वो ऐसे वे संसाधन जिनको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती हैं क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे समुद्र तट रेखा से, है ना, 200 मील दूर तक महासागरीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। फिर हमारा है विकास के स्तर पर संसाधन। तो विकास के स्तर पर संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में। पहला है हमारा क्या साथियों? संभावी संसाधन। क्या है?
संभावी संसाधन, है ना साथियों। क्या है हमारा पहला संभावी संसाधन, दूसरा है फिर विकसित, तीसरा है भंडारण और चौथा है संचित कोष। तो संभावी संसाधन मतलब होता है वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो संभावी संसाधन मतलब वे संसाधन जो किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र में उपस्थित है, मतलब उसकी पर्याप्त मात्रा है परंतु उसका उपयोग हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो ये वे किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे राजस्थान के एरिया में क्या है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा को हम लगा सकते हैं, है ना। तो इसकी संभावना राजस्थान गुजरात में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि है ना, पर उस पर सही तरीके से विकास नहीं हुआ है या विकास नहीं किया गया है। तो ये किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं, संभावी संसाधन कहलाते हैं। माने अगर किसी क्षेत्र में पानी है तो पानी को उपयोग किया जाए। जैसे पानी का उपयोग कैसे करेंगे, उस पर नदियों पर डैम बना के उस पर बिजली बना सकते हैं, डैम से पानी छोड़ के बिजली बना सकते हैं। तो ये संभावी संसाधन है, पर कई कई क्षेत्रों में बन रहा है, कई क्षेत्रों में नहीं बन रहा है। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ कर लें, है ना, बना सकते हैं, परंतु ऐसा विकास है ही नहीं, किया ही नहीं गया उस पर। फिर हमारा अगला है विकसित संसाधन। क्या है साथियों, विकसित संसाधन। तो वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका हो, वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका हो लेकिन उनके उपयोग की गुणवत्ता मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी हो, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे जिस कोयले का सर्वेक्षण किया गया, पेट्रोलियम का सर्वेक्षण किया गया, उसका उपयोग भी कर रहे हैं हम लोग, तो वो संसाधन तो विकसित हो गया है ऑलरेडी, है ना। तो वो किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं, विकसित संसाधन। मतलब वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका हो, है ना, उनके उपयोग की गुणवत्ता की मात्रा भी निर्धारित कर दी गई हो, तो क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ये भी समझ में आ गया। फिर हमारा है भंडारण। क्या है साथियों, भंडारण। तो भंडारण मतलब पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मतलब पर्यावरण में जो भंडार उपस्थित है और ऐसा लगता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है ना। तो वे परंतु प्रौद्योगिकी माने हमारे पास ऐसा विकास नहीं है, ऐसी कोई मशीनरी चीज़ें नहीं है जिसका उपयोग हम उसके लिए कर सकें। जैसे मान लीजिए जल में 2 प्रकार की गैसें होती हैं। जल में कितने प्रकार की गैसें होती हैं साथियों, 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है ना। तो हाइड्रोजन जो होता है तो वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन बन सकता है, हाइड्रोजन बन सकता है। परंतु हमारे पास ऐसी उन्नति तकनीक है ही नहीं जिससे हम पानी से भी गैस का उपयोग कर सकें, है ना। तो ये भंडारण है, परंतु हम इसका उपयोग सही प्रौद्योगिकी के न होने की वजह से हम नहीं कर सकते। फिर होता है हमारा संचित कोष। क्या है साथियों, संचित कोष। तो ऐसे संसाधन जो भंडारण का ही हिस्सा होते हैं, है ना, वे संसाधन जो भंडारण का ही हिस्सा होते हैं, जिनका उपयोग तकनीकी की सहायता से भविष्य की आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है ना। जैसे नदियों के जल पर विद्युत बनाना, है ना, परंतु ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो संचित कोष है हमारा, वे भंडारण का ही हिस्सा होते हैं। माने पानी तो उपलब्ध है, पानी को रोक सकते हैं, पर भविष्य के लिए जैसे आज कोयले से बिजली बन रही है ना, तो भविष्य के लिए हम पानी से भी बिजली बना सकते हैं। जब पानी से बिजली बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, नदियों पे डैम बनाएंगे, डैम का पानी एक टरबाइन की सहायता से क्या कैसे करते हैं, फिर बिजली का निर्माण होता है। माने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे नदियों पर जल विद्युत पैदा करना, है ना। समझ में आ गया। तो ये था हमारा संसाधन का वर्गीकरण। समझ में आ गया साथियों, संसाधन का वर्गीकरण आप सबको समझ में आ गया। अब फिर हम आगे पढ़ेंगे संसाधन का विकास। संसाधनों का विकास क्या होता है इसको पढ़ेंगे, है ना। संसाधनों का वर्गीकरण अभी समझ में आ गया होगा आप सबको। अब है हमारा संसाधनों का विकास। क्या है साथियों, संसाधनों का विकास। तो संसाधनों का विकास किस स्तर पे होता है, किस आधार पे होता है। तो संसाधन जिस प्रकार हमारी आवश्यकताओं के लिए, माने हमारी जीवन यापन के लिए आवश्यक है, यानी अति आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं है, अति आवश्यक है। मतलब संसाधन जिस प्रकार हम मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भी है ना। अगर जीवन यापन के लिए हमें उस संसाधन की आवश्यकता है तो उसकी गुणवत्ता भी हमें बनाए रखना चाहिए, है ना। ये भी आवश्यक है, महत्वपूर्ण है ना। जैसे संसाधन किस प्रकार का संसाधन है, संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन। क्या है साथियों, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। परंतु मानव जो है इसका अंधाधुंध उपयोग किया। किस प्रकार, संसाधन
एक प्राकृतिक संसाधन है, तो एक सीमित संसाधन भी हो सकता है ना। कोई भी चीज़ की एक सीमा होती है, वो इतना क्षेत्र, जैसे पेट्रोल आने वाले समय के लिए ख़त्म हो जाएगा, जब पेट्रोल रहेगा ही नहीं तो किससे हम पेट्रोलियम का पैदा करें, है ना। तो ये खतरा ही ना है। तो संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, माने हमारी जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार उसकी गुणवत्ता बनाने के लिए हमें महत्वपूर्ण भी है ना। तो संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है, परंतु लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। क्या किया? दुरुपयोग करके इसके अंधाधुंध उपयोग कर रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक समस्याएं पैदा करता है। क्या पैदा करता है साथियों? एक समस्या पैदा कर देता है। कुछ व्यक्ति लालच बस उस संसाधनों का ह्रास कर रहे हैं कि अपने उपयोग से ज़्यादा उस संसाधन का फिर बेच भी रहे हैं, खनन कर रहे हैं, उसका भंडारण एकत्रित कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, है ना। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण और वैश्विक परिस्थिति में संकट पैदा कर देती है। अब संसाधन मतलब लालच बस लोग संसाधनों का ह्रास कर रहे हैं, इसी कारण से क्या हो रहा है, संसाधन में समस्याएं पैदा हो रही हैं, है ना। संसाधन में समस्या किस प्रकार का है? तो क्योंकि संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं है साथियों? संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है ना। तो इसका उपयोग लोगों ने अंधाधुंध मतलब आंख बंद करके इसका उपयोग कर रहा है ना। लोग कैसा कर रहा है? आंख बंद करके इसका उपयोग कर रहा है ना। इसी कारण हमारी प्रकृति में समस्याएं पैदा। अब समस्याएं किस प्रकार की पैदा हुई? जैसे ओजोन परत में छिद्र का होना। तो ओजोन परत का क्या काम है? तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोककर हमारे लिए अच्छी किरण भेजता है ना। तो संसाधन क्या करता है? इस प्रकार से हम दोहन कर रहे हैं उसका, संसाधन का क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। किस प्रकार से? माने ओजोन परत में छिद्र होना। ओजोन परत किस गैस से बनती है ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा कमेंट में लिखिएगा, हम बताएंगे आगे वाली वीडियो। हाँ, यही क्वेश्चन है आपका कि ओजोन परत में छिद्र किस गैस के कारण होता है ना। किस गैस की वजह से होता है? तो फ्रिज से जो निकलती है गैस है, ये सब गैस जो होती है ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। फिर पर्यावरण प्रदूषित हर जगह, देखिए दुनिया के टॉप 10 गंदे शहर जो हैं तो वो इंडिया के ही हैं वर्तमान में, है ना, 2025 में। भूमंडलीय तापन, अत्यधिक गर्मी, ये सब चीज़ें क्या हैं? पर्यावरण के प्रदूषित करती हैं, सब पर्यावरण के हिस्सा ही है ना। तो संसाधन विकास समझ में आ गया कि मतलब जिस चीज़ की हमारी आवश्यकता पूर्ति हो रही है तो उसकी गुणवत्ता बनाना भी हमारा कर्तव्य है, ठीक है। फिर होता है सतत पोषणीय विकास। क्या है साथियों? सतत पोषणीय विकास, लिख देते हैं सतत पोषणीय विकास। क्या साथियों? सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, क्या? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की, पर्यावरण में बिना नुकसान पहुंचाए, वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यकता है कि अवहेलना ना करें। माने पर्यावरण, सतत पोषणीय विकास क्या है कि पर्यावरण में को हमको नुकसान पहुंचाना ही नहीं है। क्या? पर्यावरण में किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो वर्तमान विकास है, जो आज का विकास है, वो विकास प्रक्रिया जो आज की है वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यकता की अवहेलना ना करे। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, तो जो पीढ़ियां को भी आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता भी है, क्योंकि आज हमारी आवश्यकता है, कल आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकता होगी कहीं ना कहीं, तो उसकी अवहेलना ना करे, है ना। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, ये क्या कहलाता है? हमारा सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो संसाधन का विकास और सतत पोषणीय विकास समझ में आ गया आप सबको, है ना। हमने संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन के क्या कार्य होते हैं, ये सब हमने जानने का इच्छा रखा। आप पढ़ेंगे संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना और उसका प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। प्रबंधन मतलब किसी भी संसाधन का दुरुपयोग ना करो, एक सीमित संसाधन का प्रयोग करिए, है ना। ये सब क्या कहलाते हैं? संसाधन नियोजन।
अब हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्या होती है साथियों, आगे है इसमें संसाधन नियोजन तो पढ़ लिए, माने संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और उसके प्रबंधन को ही क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ठीक, फिर होता है संसाधन नियोजन की आवश्यकता, क्या, संसाधन नियोजन की आवश्यकता है ना साथियों। अब हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि अरे दांत कट गया, उठ गया साथियों, चलिए इट्स ओके। तो संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हर जगह सभी स्थानों पर, क्या, ध्यान से सुनिएगा, कि सभी स्थानों पर सभी प्रकार की वस्तुएं या सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, है ना। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि सभी प्रकार के स्थानों पर या सभी स्थानों पर सभी प्रकार के संसाधन या वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं, वे क्या कहलाते हैं, इसलिए हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों में क्या पाया जाता है, खनिज ज़्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, है ना, इन सभी इलाकों में क्या होता है कि खनिज ज़्यादा पाया जाता है। अब खनिज किस प्रकार का पाया जाता है, कोयला, क्या साथियों, कोयला, जैसे मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है क्या, हीरा, है ना। तो इस प्रकार के जो खनिज होते हैं वो अलग राज्यों में पाए जाते हैं। और अरुणाचल जो प्रदेश है वहाँ जल संसाधन ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश, क्या साथियों, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन पर्याप्त है, जल संसाधन, है ना, जल संसाधन से बिजली बनाई जा सकती है, कोयले से बिजली बनाई जाती है, हीरा हमारे आभूषण में काम आता है ना। तो इस प्रकार से हमें संसाधन नियोजन समझ में आ गया कि संसाधन नियोजन क्या है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और उसके प्रबंधन को क्या कहते हैं हम, संसाधन नियोजन। अब संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है अगर पूछता है तो, क्योंकि संसाधन नियोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सभी स्थानों पर सभी प्रकार की वस्तुएं नहीं उपलब्ध होती हैं या सभी स्थानों पर सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि माने जैसे जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों में हमें खनिज की मात्रा भरपूर है ना, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन ज़्यादा है ना। तो कहीं ना कहीं दो अंतर हुए, है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे भू संसाधन। क्या पढ़ेंगे साथियों, भू संसाधन। तो ये हो गया हमारा, है ना, भू संसाधन। क्या पढ़ेंगे साथियों, भू संसाधन। देखते हैं भू संसाधन, है ना, भू संसाधन फटाफट से आप पढ़ लीजिए। भू संसाधन, तो भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है, भूमि एक महत्वपूर्ण और प्राकृतिक संसाधन है। भूमि किस प्रकार का संसाधन है, तो भूमि प्राकृतिक संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है साथियों, प्राकृतिक संसाधन है और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। समझ में आ रहा है। तो भूमि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। हमें हम भूमि पर सभी तरह के कार्य करते हैं, सभी तरह की क्रियाकलाप, अपना आर्थिक क्रियाकलाप, जिस प्रकार का क्रियाकलाप करेंगे आप तो वो किस प्रकार कहाँ करेंगे, भूमि पर ही करेंगे, ठीक है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति हो गई, हम औषधि के लिए दवाइयों, पहले आज ये मेडिकल आ गए, वरना हमें औषधियाँ मिलती थी। औषधियाँ, वनस्पतियाँ जो होती हैं वो कहाँ मिलती हैं, धरातल पर, जमीन पर, वनों में, है ना। वन्य जीव, मानव, है ना, वन, ये सब परिवहन, संचार, सभी प्रकार के जो संसाधन हैं या तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भूमि पर ही पाए जाते हैं। यह भूमि संसाधन है और भूमि एक सीमित संसाधन है। क्या है, भूमि एक सीमित संसाधन है। तो इसका हमें दुरुपयोग या मृदा अपरदन ये सब आगे पढ़ेंगे, है ना। तो भूमि एक किस प्रकार का संसाधन है, सीमित संसाधन है।
समझ में आ रहा है साथियों। भारत में कई प्रकार की भू आकृतियाँ भी पाई जाती हैं, ये भूमि संसाधन से ही रिलेटेड है। तो भारत में कई प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, रेगिस्तान जो है, ये सब जो है तो किस प्रकार के संसाधन है, माने भूमि संसाधन है। ये जो बताया, जैसे भारत में, जैसे पूछ दिया आपको भारत में कितने प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, तो आपको लिखना है भारत में पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप, इतनी प्रकार की आकृतियाँ, भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। चलिए फिर से भू संसाधन समझते हैं। भूमि लिखते जाइएगा आप सभी। भूमि एक किस प्रकार का संसाधन है? भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, हम सभी किस पर निवास करते हैं? हम सभी अपनी भूमि पर ही निवास करते हैं, भूमि पर ही आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, है ना। वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, वन्य संसाधन, मानव जीवन, परिवहन, संचार, ये सभी प्रकार के क्रियाकलाप या कार्य, ये सभी प्रकार के लोग कहाँ निवास करते हैं? भूमि पर ही निवास करते हैं। और भूमि एक सीमित संसाधन है। ठीक है, भारत में कई प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, है ना। तो भू संसाधन समझ में आ गया हमको। तो भारत में जो भूमि संसाधन के स्रोत हैं वो क्या है? पहला है हमारा, भारत में मैदान कितना है? तो मैदान का जो प्रतिशत होता है, देखिए ये है एक, मान लीजिए सॉरी, एक भू क्षेत्र है ना पंजाब भाई, यह एक भूमि क्षेत्र है। ये कितना है हमारा? 43%। कितना है? 43%। ये हो गया हमारा 30%, ये हो गया हमारा 27%। समझ में आ रहा है? माने भारत में जो भूमि के स्रोत हैं वो मैदान, जो भारत में 43% भू क्षेत्र क्या है? मैदान है। इस पर हम कृषि कार्य, उद्योग, अपनी कार्य, घर, मकान बना सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो माने भारत में 43% भू क्षेत्र क्या है? हमारा मैदान है, जिसपे कृषि कार्य, उद्योग आदि का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, फिर पर्वत, पर्वत ये हो गया हमारा, पर्वत क्या है? हमारा 30% है। तो भारत के जितने भी भू क्षेत्र है उसमें 30% क्षेत्र पर क्या है? 30% भू क्षेत्र पर क्या है? पर्वत ही है ना। इसमें 12मासी नदियाँ भी अपना विकसित हैं पूर्ण रूप से, जो टूरिज्म को अपने ओर आकर्षित करती है ना, पर्यटक जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो भाई सब, जैसे गंगा जी, आप सब नहीं जा रहे हो, गंगा जी हिमालय पर्वत की 12मासी नदी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियाँ क्या हैं? 12मासी नदियाँ हैं, है ना। ये पर्यटक यानी टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। ठीक, फिर 27% भू क्षेत्र पर क्या है हमारा? भारत में जो 27% भू क्षेत्र है उस पर खनिज हैं, वन है, जीवाश्म ईंधन का अपार इसमें संचय है। किसमें? 27% भू क्षेत्र पर। 30% भू क्षेत्र पर पर्वत ही है, समझ में आ गया आपको। 43% भू क्षेत्र पर क्या है हमारा? मैदान है। तो भारत में भू क्षेत्र समझ में आ गया आपको, है ना। फिर भूमि उपयोग है, क्या है? हम आगे पढ़ेंगे भू उपयोग। तो भू संसाधनों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? विभिन्न उद्देश्यों के लिए, जैसे वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, तो उसमें कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि योग्य भूमि, है ना। प्रति भूमि, उसमें जैसे प्रति भूमि क्या होता है? वर्ष भर में एक वर्ष या एक वर्ष से कम समय में क्या हो? खेती न की गई हो उस पर, तो क्या कहलाता है? प्रति भूमि कहलाती है। अन्य प्रति भूमि जैसे एक वर्ष या एक वर्ष से 5 वर्ष तक उस जमीन पर खेती न की गई हो, परंतु वह जमीन क्या हो? कृषि कार्य के लिए योग्य हो। फिर होता है अन्य कृषि योग्य भूमि। तो अन्य कृषि योग्य भूमि में जैसे गोचर भूमि होती है, अपना विविध वृक्षों वाला हो गया, वृक्षों हो गया, फसलों हो गया, उपवन मतलब बगीचा हो गया, भूमि योग्य बंजर हो गया, मतलब इन भूमि को हम क्या बोलेंगे? बंजर भूमि। लेकिन यह कृषि योग्य है, बट हम इस पर बगीचा लगा दिए, इसको चारागाह बना दिए, है ना, तो ये हमारा अन्य कृषि योग्य में आ जाएगा। फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो गया, वह क्षेत्र जिसपे वर्तमान समय में फसल उगाई व काटी जाती हो, वो क्या कहलाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है साथियों। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया, भू उपयोग समझ में आ गया। वन, अन्य प्रति भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जैसे इमारत, सड़क जो बन रही है ना। प्रति भूमि समझ में आ गया, एक वर्ष से कम या एक वर्ष तक उस जमीन पर कृषि कार्य न किए गए हों, तो खेती न की गई हो, तो क्या कहलाता है? प्रति भूमि। अन्य प्रति भूमि मतलब 1 से 5 वर्ष तक उस पर
1 वर्ष या 1 वर्ष से 5 वर्ष तक उस जमीन पर कृषि कार्य या खेती न की गई हो तो यह क्या कहलाता है, अन्य प्रतिभूमि। कृषि अन्य कृषि योग्य भूमि जैसे जिसको बगीचा बना दिए, है ना, उपवन मतलब बगीचा बना दिए, उन क्षेत्रों का जैसे वृक्ष वाली जो फसलें होती हैं उसको लगा दिए, फलों की खेती जैसे कर रहे हैं ना। फिर अन्य कृषि योग्य समझ में आ गया। बोया गया क्षेत्र मतलब वह क्षेत्र जिसमें वर्तमान समय में भी वह भूमि फसल उस भूमि पर फसल उगाई व काटी जा रही हो तो क्या कहलाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। फिर होता है अगला आगे हमारा क्या है, मृदा संसाधन। क्या है साथियों, मृदा संसाधन। आगे हमारा होगा मृदा संसाधन। क्या है साथियों हमारा, मृदा संसाधन। तो मृदा किस प्रकार का संसाधन है, तो मृदा भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मृदा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। क्या है साथियों, प्राकृतिक संसाधन। मृदा एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी पर हम सब क्या करते हैं, मिट्टी पर कृषि कार्य किए करते हैं, अपने विभिन्न प्रकार के कार्य, जीव जंतुओं का पोषण भी किससे हो रहा है, मृदा से ही हो रहा है। तो मृदा संसाधन क्या है, मृदा एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। समझ में आ रहा है ना साथियों, मृदा क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी के पर ही क्या किए जाते हैं, मृदा पर ही क्या होते हैं, मृदा पर ही कृषि कार्य किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, कृषि कार्य। और मृदा से ही अन्य जीवों का पोषण होता है। तो मृदा संसाधन एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी पर ही कृषि कार्य किए जाते हैं और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का भी पोषण होता है। फिर मृदा का वर्गीकरण होता है। मृदा का क्या होता है, वर्गीकरण। तो मृदा का वर्गीकरण समझिए, क्या होता है मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण क्या साथियों, वर्गीकरण। समझ में आ रहा है। तो मृदा का वर्गीकरण, तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत असामान्य है। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है साथियों, असामान्य प्रक्रिया है ना, क्या है, असामान्य है, असामान्य। ठीक है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है हमारी साथियों, असामान्य है। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर मृदा पतली परत का निर्माण होने में, मृदा का 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में पता है कितना समय लगता है, हजारों या लाखों वर्षों का समय लग जाता है। क्या 1 सेंटीमीटर सिर्फ मृदा निर्माण होने में, समझ रहे हो। और हम 1 सेंटीमीटर मृदा को ही एक साथ उसको हटा देते हैं। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है, अत्यंत असामान्य है ना साथियों। क्या है, अत्यंत असामान्य है। 1 सेंटीमीटर पतली परत मृदा की बनने में कितने हजारों या लाखों वर्षों का समय लग जाता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, सैल से होता है। किससे होता है, सैल और अन्य जैव पदार्थों से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, सैल से, सैल और जीव पदार्थों से होता है। ठीक है, मृदा निर्माण कैसे होता है, सैल एवं अन्य जैव पदार्थों की क्रियाओं से क्या होता है, क्रियाओं से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, मृदा निर्माण में कई प्रकार की प्राकृतिक क्रियाएं, क्या साथियों, कई प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें मृदा निर्माण में कई प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे तापमान, जल की क्रिया, पवन की क्रिया, है ना, हवाएं तेज चलती हैं जहाँ, हिम नदी हो गया जहाँ। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भौतिक रासायनिक गुणों का भी योगदान रहता है। ठीक है, मृदा निर्माण में किसका योगदान रहता है, भौतिक और रासायनिक गुणों का योगदान रहता है। तो कुल मिलाकर मृदा निर्माण, सॉरी हम आपको क्या बता रहे थे, मृदा का निर्माण, हम लिखे यहाँ मृदा वर्गीकरण, मृदा का निर्माण, है ना, मृदा का निर्माण। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा का निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, अत्यंत असामान्य होती है। 1 सेंटीमीटर मृदा का जो निर्माण होता है वह हजारों या लाखों वर्षों में होता है। ठीक है, फिर होता है मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण सैल एवं अन्य जैव पदार्थों की क्रियाओं से होता है। और यह मृदा निर्माण में कई प्रकार की
प्राकृतिक क्रियाओं से भी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे तापमान हो गया, जल हो गया, है ना, जल की क्रिया हो गई, हवा की माने पवन की क्रिया हो गई, हिमनदी की क्रिया हो गई, और मृदा निर्माण में रासायनिक और भौतिक गुणों का भी योगदान होता है। क्या होता है? रासायनिक और भौतिक गुणों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे साथियों? हम पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। ध्यान से देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, मृदा के प्रकार। चलिए यहां से ऊपर से लिख देते हैं तो पूरा आ जाएगा, है ना। मृदा का प्रकार, मृदा के प्रकार। ठीक है साथियों, तो मृदा के कितने प्रकार होते हैं साथियों? मृदा के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। दूसरा है हमारा जलोढ़ मृदा। क्या है साथियों? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा या लाल मृदा एक भी बोल सकते हो, सब मृदा या मिट्टी एक ही तो हो रहा है। फिर होता है हमारा तीसरा काली मृदा, काली मृदा, है ना। फिर हमारा होता है चौथा वन मृदा, वन मृदा, है ना, ध्यान से, वन मृदा। पांचवा होता है हमारा मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय। फिर छठवां होता है हमारा लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा। ठीक है साथियों, तो मृदा निर्माण का कैसे होता है ये भी पता चल गया। मृदा संसाधन हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। हमारे इस अध्याय का लास्ट पॉइंट है मृदा के प्रकार। तो मृदा का प्रकार कितने प्रकार होते हैं? मृदा के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला है लाल मृदा, दूसरा है जलोढ़ मृदा, तीसरा है काली मृदा, चौथा है वन मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा, छठवां है लैटेराइट मृदा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। जो हमारी जलोढ़ मृदा होती है, ये परीक्षाओं में अधिकतर पूछी जाती है कि जलोढ़ मृदा एक किस प्रकार का मृदा है। तो जलोढ़ मृदा हम बताएंगे, ये हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। इसमें उत्तर का जो विशाल मैदान है जलोढ़ मृदा से ही बना है। इसमें 3 नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी तंत्रों के तट पर है, और ये उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कौन करती हैं? यही तीनों नदियां करती हैं, है ना। यह अत्यंत उपजाऊ होता है। इसमें गेहूं की फसल या उत्पादक क्षमता ज़्यादा होती है, बनाई जाती है ना। इस प्रकार से मृदा के 6 प्रकार होते हैं। हर मृदा की अपनी अलग विशेषता है। जैसे काली मृदा में होता है, काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त फसल मानी जाती है, एक महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमारी मृदा के 6 प्रकार हो गए, है ना। तो अभी हमने आपको अध्याय 1 कक्षा 10 का भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ा दिया, स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ा दिया। तो आप अपनी नोट्स तैयार कर लीजिएगा, है ना। अगर सिर्फ आप समझे हो, देखे हो, अगर नोट्स का वीडियो चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाइए। एक अलग से नोट्स का पूरा बना दिया हूँ, आप उसमें जाके देख के विजिट कर लीजिए, देख लीजिए। बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता। ठीक है, तो अध्याय 1 यहीं से समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने फ्रेंडों के पास वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा ज़रूर।